चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो? तो हम लोग देख रहे थे अभी तक का नोट्स में क्या क्या देखे हैं कि सरकार क्या कहती है, लीकेज को जीरो रखना चाहती है। लीकेज को क्या रखना चाहती है? जीरो रखना चाहती है। मतलब है एक ऐसा पैसा का सामान है कि एक नल में जैसे हम लोग पानी का सप्लाई कर रहे हैं, सरकार जितना ज्यादा इधर बहा रही है ना, मान लो पानी दे रही है, तो उतना ज्यादा पानी जनता को मिल रहा है। जनता इसको खेत में इस्तेमाल करके फसल को क्या कर रहा है, लहला रहा है। अगर लीकेज होगा तो सरकार धन तो दे रही है, लेकिन लीकेज में पानी यहाँ बह गया, यहाँ बह गया, यहाँ बह गया, यहाँ बह गया, तो अब बाल्टी पूरा तो नहीं भरा रहेगा, बाल्टी तो हमारा खाली हो गया आधा। अब यहाँ से खेत लहलाएगा क्या? यानी अर्थव्यवस्था फलेगा फूलेगा क्या? नहीं ना फलेगा फूलेगा। तो इसलिए सरकार क्या चाहती है कि लीकेज ना हो। दूसरा हम देख रहे हैं कि सरकार जब गणना करती है कि हम पैसा का सप्लाई कितना किए, मुद्रा का आपूर्ति कितना किए हैं, तो मालूम ही है कि कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जहां लीकेज नहीं है, लीकेज होता ही है। लेकिन फिर भी सरकार यह मान कर चलती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में लीकेज शून्य है। लीकेज क्या है? शून्य है। तो सवाल यह है कि लीकेज होने के बावजूद भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग लीकेज को जीरो क्यों मानते हैं? अब हमको ये जानना है क्यों मानते हैं लीकेज बराबर जीरो। लेकिन लीकेज तो होता है। तो लीकेज बराबर, नहीं नहीं नहीं, सुनो, लीकेज तो होता है, हर जगह चोरी होता है, याद रखना पैसा का। लेकिन सरकार जब गणना करेगी ना, तो अपना हिसाब किताब में देखो, हिसाब किताब में क्या करती है कि लीकेज को जीरो दिखाती है। तो लीकेज को जीरो दिखाने के पीछे का हम मकसद समझा रहे हैं कि वो लीकेज जीरो क्यों दिखाती है। उसमें सबसे पहले गौर से सोचो कि अर्थशास्त्री लोग जो होता है, हम लोग 1 रुपया 2 रुपया का हिसाब करते हैं, यहाँ जो अर्थव्यवस्था वो तो अरबों खरबों में ना होता है। किसमें होता है? अरब में, वो खरब में होगा अर्थव्यवस्था। तो अगर हमारा लीकेज नहीं रहेगा, तो मान लो वह मान कर चला कि हम शुरुआत में इसको कितना दिए हैं, 1 अरब पैसा दिए हैं। 1 अरब पैसा दिए हैं और हमारा लीकेज बराबर क्या है? जीरो। तो बाजार में मुद्रा का आपूर्ति क्या हो गया, तो हम सीधा गणना कर लेंगे कितना हो गया बताना। 1 अरब ना हो गया। अगर लीकेज जीरो है तो 1 अरब दिए और 1 अरब यहाँ मिल गया। तो हमारा मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई का हमारा सीधा सीधा क्या निकल जाता है? 1 अरब। गणना तो आसान हो गया। अब दिक्कत कहाँ आएगा, सोचो। अगर हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं 1 अरब, कितना कर रहे हैं? 1 अरब। अब एक मुख्यमंत्री आया लिया, वो ले लिया 50 लाख। उसका ये डीसी आ गया, वो ले लिया 20 लाख, है ना। ये बीडीओ आया, वो ले लिया 10 लाख। दरोगा आया, वो 50,000 ले लिया। सिपाही आया, 5,000 ले लिया। और कुछ नेता वेता आ रहा है, वो 2,000 ले रहा है। अब इतना सारा लीकेज है। अब जितना सारा लीकेज है, बार बार इसको घटाएगा कि नहीं घटाएगा? घटाएगा। अब जैसे ही मान लो घटा कर सब फाइनल हिसाब किया, तो सिपाही बोले अरे आपको थोड़ी मालूम है, मेरी बीवी भी कुछ पैसा चुराई थी, मेरा भाई भी कुछ चुराया था। वापस से मंत्री से पूछेगा, मंत्री जी खाली आप ही ना लिए थे? ऐसा थोड़ी होगा, हम मंत्री हैं, हमारा संतरी भी पैसा चुराया है। अब इसका देखो, इसका जड़ ये भी चुराया, ये भी चुराया, ये भी चुराया, ये भी चुराया, ये भी चुराया। अब मालूम चला कि यह गणना करते करते इसका 1 साल निकल गया। 1 साल निकलेगा नहीं निकलेगा? अब अगर सरकार पूछ रही है कि तुम सप्लाई कितना किया है जी, तो बोलेगा रुकिए ना, हम 1 अरब दिए हैं, लेकिन अभी हम गणना कर ही रहे हैं कि जनता को कितना मिल रहा है। तब तक तो 1 साल निकल गया, आदमी तो मर जाएगा। तो गणना को जटिल हो जाता है कब? जब हम लोग लीकेज को गिनने लगते हैं। तो गणना को आसान करने के लिए लीकेज को क्या मान लेता है? जीरो मान लेता है। देखो बहुत बड़ा बात बताया है, जो कि तुमको लग रहा है बहुत छोटा है। अरे ये सब कोई नहीं बताएगा यहाँ, हम तो यहाँ मेहनत करके समझ रहे हैं, तब पीपीटी बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अब हम लोग सीधा समझते हैं। जीरो कहाँ गया? हाँ अब देखो, अब आ जाओ मुद्दा पे। यह धारणा क्यों मानी गई है कि लीकेज जीरो होता है? तो जटिल विषय को समझाने के लिए हमेशा को उस चीज को क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि बैंक किस प्रकार जमा राशि, यानी कि हम कितना 1 अरब सप्लाई किए कि नहीं, है ना, वह कितना मुद्रा का निर्माण कर ले रहा है, उससे हमको यह फायदा हो जा रहा है कि गणना करने में तभी आसान होगा जब हम लोग लीकेज को क्या मान लेंगे? जीरो। यानी हम धारणा मान लेंगे कि पैसा कोई भी चुराया उराया बीच में नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक में जितना हमारा जमा हुआ है, उतना हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या फायदा हो गया? हमारा सारा पैसा नगद कहाँ है? बैंक में है। ठीक है। तो बैंक में है, लीकेज हमारा जीरो, तो गणना जटिल होगा कि आसान होगा बताना? आसान होगा। हम लोग प्लान बना लेंगे कि कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोलना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। लीकेज गिनती करने बैठेगी तो अरबों खरबों का हिसाब कहाँ चलेगा?
तो ये तो हमारा अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ, यदि लोग जेब में पैसा रखेंगे तो बैंक के पास क्या होगा, पैसा कम होगा। जब कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी तो कम करेगा। अगर सरकार जीरो मानकर देखती है, तो जीरो मानती है तो सोचती है कि जनता के पास कुछ भी पैसा नहीं है, सारा पैसा कहाँ है, बैंक में है। तो जब सारा पैसा बैंक में है तो हम गणना कर लेंगे ना कि कुल मुद्रा की आपूर्ति हमारा कितना रुपया कर सकते हैं। तो मुद्रा की आपूर्ति अगर तुमको बजट मालूम चल गया, तो तुम प्लान बना सकती है ना कि घड़ी खरीदेगी कि कपड़ा खरीदेगी। अब मान लो तुम बाजार का दुकान में, बड़ा सा दुकान में घुस गई है, हम तुमको बोले कि अरे चल तुमको जो कपड़ा लेना है ले लो। तुम बोले कि पैसा, और तुम छोड़ो ना, खाली कपड़ा खरीदो, पैसा भी तुमको नहीं बताया तेरे जेब में कितना है, तो तुम कपड़ा खरीद पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, डरेगी कि पता नहीं क्या होगा। वैसे ही कोई भी देश जो होता है ना, अर्थव्यवस्था का पैसा जब तक नहीं गिरेगा तब तक डरेगा ना कि पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, हॉस्पिटल गिना है। और अगर देखो लीकेज को ध्यान में रख रहा है, मान लो काउंट कर रहा है, तो कुल मुद्रा उसको पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो नक्शा नहीं बना पाएगा। इसीलिए आदर्श स्थिति में क्या मानता है, जीरो मान के चल रहा है। जीरो मानने का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है भ्रष्टाचार नहीं। जीरो का तो तेरा सारा नगद तेरे पास नहीं है। किसके पास है? मेरे पास है, बैंक के पास है। तो सरकार प्रयास इसलिए करती है करेंसी को जीरो करने का। तो तुमको सैलरी किस में देती है, डिजिटल वाला में। सारा मोबाइल में पेमेंट होता है ना, तुम लोग भुगतान में पेमेंट गूगल से करती हो। तो सरकार को बही खाता मिल गया, क्योंकि सारा पैसा बैंक में है। अब वो प्लान बना लेगा कितना रुपया कपड़ा खरीदना है। तो कुल मुद्रा आपूर्ति हमारा वही M1 बन जाता है। तो ये अगर भी सोचो कि अगर लोग अपना जेब में पैसा रखेगा, तो बैंक में पैसा कुछ और है, जेब में पैसा कुछ और है, तो टोटल पैसा है कितना सरकार को पता चलेगा क्या? नहीं ना पता चलेगा। तो वह बजट नहीं बना पाएगा। इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। यही यही वजह है कि सरकार क्या ला रही है, डिजिटल अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रही है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से इकोनॉमी कैसा रख रहे हैं, कैशलेस। तो कैशलेस का मतलब तेरे पास नगद कम है, लगभग। सर, तो डिजिटल सुन, अगर तेरा डिजिटल है तो तेरा करेंसी बैंक वाला के पास है। अगर बैंक के पास है तो सरकार को नजर मिल गया कि बैंक में कितना करोड़ों रुपया रखा है, तो वह प्लान बना लेगा। तो होता क्या है कि देखो, तुम्हारे पास मोबाइल बैंकिंग आया ना, तो मोबाइल बैंकिंग से क्या करती है, ऑनलाइन भुगतान कर रही है, बारकोड ले रही है, तो ये सारा डिजिटल है। तो तेरा पास पैसा जीरो हो गया। तेरा जो करेंसी कौन ले लिया, बैंक ले लिया। और जब बैंक ले लिया तो सरकार को पता चल गया कि मेरा बोरा में इतना रुपया, चलो आज हम ये शॉपिंग मॉल कर जाएंगे। तभी ना विदेश से वो लोग लाता है, तो बुलेट ट्रेन ला रहा है, तो फूल ला रहा है, कैसे ला रहा है, वो यही कोशिश कर रहा है, यही का पैसा ही है। और अगर तो यही सब पैसा मारवाड़ी लोग, सेठ लोग क्या करता है, बैंक को नहीं देता है, तो टैक्स भी नहीं देगा, तो सरकार को पता नहीं चलता है, तो देश का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये लोग क्या करता है, पुलिस से बचने के लिए अपना पैसा विदेश का बैंक में रख देता है, तो वहां का बैंक को फायदा होने लगता है। तभी सुन रही होगी कि लालू यादव स्विस बैंक में रखा था। स्विस बैंक सुनी हो? नहीं सुनी है? तो देखो, जब करेंसी हमारा जीरो है और जमा अगर डिपॉजिट हमारा 100 है, तो टोटल मुद्रा की आपूर्ति M1 क्या होगा, C+D होगा ना, यानी जीरो प्लस यानी 100 हो गया। तो हमारा गणना यहाँ पर आसान हो गया। तो करेंसी जीरो का मतलब ये नहीं कि आदमी के पास पैसा खत्म हो गया, पैसा कैश वाला खत्म हो गया, डिजिटल वाला है। और डिपॉजिट जो 100 का मतलब बैंक में कुल समा तेरा 100 है, तो कुल मुद्रा की आपूर्ति हमको पता चल गया है। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा ना। अब यहाँ पे तुम्हारा वही NCERT वाला नोट्स में ही बता बना है। डिजिटल जीरो का मतलब है, सॉरी, करेंसी जीरो का मतलब है कि भले ही किसी के पास फिजिकल नोट नहीं है, फिर भी अर्थव्यवस्था में 100 रुपया का परचेजिंग पावर वह लड़का रखता है। कैसे रखता है? क्योंकि डिजिटल तो है, गूगल पे तो कर लेगा। तो अब देखो यहाँ से, बैंक के पास एसेट्स में क्या होगा, टोटल 100 रुपया। या तेरा सारा नोट देखो यहाँ बढ़ते जा रहा है कि नहीं, इसका खजाना बढ़ रहा है, इसी को ना लोन बांट देगा, फैक्ट्री बांट देगा। और तेरा पैसा छीन लिया, लेकिन तुमको कैसा, देखो तुम्हारा पैसा ये बैंक वाला लिया, और बैंक वाला तुमको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो मछली वाला कल कहानी सुनाए थे जी तुम लोग को, बताया था ना, कुछ नहीं होता है, खाली इसका इसका माइनस करेगा और एक में प्लस कर देगा। यानी बैंक का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, और खाली ये इसी में माइनस प्लस का पूरा कारोबार इन लोग का चलता है। और यहाँ बैंक इस पैसा का क्या लगाता है, कल कारखाना वगैरह लगाता है। हाँ, तुम लोग खाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि देखो तुमको इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं ना, कहानी दिखा के, पिक्चर दिखा के,
इकोनॉमिक्स का जो ऑनर्स वाला भी स्टूडेंट है उसको भी उसको कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ाएगा। तो तुम लोग काफी बेस न बना रहे हैं। बेस के लिए क्या करना होगा, वीडियो को एक बार दो बार देखना होगा। नहीं देखेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ में नहीं ना आ पाएगा तुमको। वीडियो देखो और घर में जाकर के एक एक घंटा थोड़ा पढ़ो लिखो। इकोनॉमिक्स को शुरुआत ही चल रहा है। तो संक्षेप में समझो, यहाँ जीरो हमारा क्या है, एक प्रारंभिक स्थिति है, ताकि हम यह समझ सके कि बैंक की बैलेंस शीट कैसे काम करती है। बैलेंस शीट समझा दिए थे ना, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ हमारा आस्ती और देनदारी, यानी एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लाइबिलिटीज होगा। यही ना होता है। थोड़ा सा इसको जूम में बड़ा कर लें क्या इसको। ठीक है, यहाँ देखो ये देखो, ये कान है, कान जब तक नहीं खींचेंगे बड़ा नहीं होगा। तो तुम लोग भी यही पिक्चर के जैसा है, जब तक नहीं खींचेंगे तब तक नहीं पड़ेगी। आप देखो यहाँ, हम लोग लाइबिलिटीज अगर जीरो है तो एसेट्स भी क्या है, जीरो है। तो लाइबिलिटी जीरो का मतलब पूछेगा क्या है, तो बताना लाइबिलिटी जीरो का मतलब कोई भी कस्टमर अवे नहीं किया है, डिपॉजिट ही नहीं किया है। तो जब डिपॉजिट ही नहीं किया तो लाइबिलिटीज बैंक का जीरो, तो उसका एसेट भी जीरो हो गया। कितना नुकसान हो रहा है, यही वजह है कि लोग खाता खुलवाता है, मतलब बैंक कोशिश करती है खाता खुलवाने का। धन जन खाता, ये खाता। मोदी बोलेगा भाई ये ना आप खाता खुलवा रहे हैं, 500 जमा कीजिए। सोचो कितना बेवकूफ बनाया, 500 के नाम पे अरबों रुपए का संपत्ति जमा कर लिया। वो लॉक हो जाएगा। तो अब अर्थशास्त्री तुम लोग बन रही है, धीरे धीरे समझेगी। देखो यहाँ पे, ये तुमको हम बैलेंस शीट समझा दिया। बैलेंस शीट में क्या होता है जी, जितना तुम डिपॉजिट करते हो वह बैंक के लिए उतना क्या बन जाता है, लायबिलिटी। जैसे मान लो ये 14 लाख रुपए जमा किया है, तो इस पे ब्याज भी तो देगा। तो 3 लाख रुपया क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। अब देखो बैंक के बैलेंस शीट में अगर तुम 14 लाख जमा किए हो, तो इधर का 14 लाख इधर, इसका क्या बन गया, एसेट बन गया। एसेट में से क्या करता है कि पूरा 14 लाख लोन नहीं ना बांटेगा, कुछ तो रिजर्व रखेगा ना। तो 5 लाख रुपया मान लो रिजर्व रख दिया, और 10 लाख रुपया का क्या बन रहा है, लोन बांट रहा है। और बाकी ब्याज वाज जो कमा रहा है वो अलग से कमा ले रहा है। यानी कि इधर तुम्हारा टोटल 1,70,000 डिपॉजिट हो रहा है, तो लाइबिलिटीज हो रहा है, तो इधर हमारा एसेट बन रहा है 1,70,000। तो बैंक के लिए हमेशा क्या होता है, दोनों बराबर होता है। लाइबिलिटी जितना है उतना ही एसेट है। लेकिन नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ के रूप में ब्याज जब ये ज्यादा कमाता है ना, तो अगला चरण में जब लोन बांटने के बाद एक्स्ट्रा इसको ब्याज मिलता है, तो वह मिल होता है इसका नेटवर्थ। नहीं पढ़ रही है घर में तो यहाँ क्या समझेगी। आप देखें यहाँ, तो अब देखो ये तुम्हारा ये जो सुअर का फोटो है, यानी क्या है, लाइबिलिटीज है, सॉरी, ये क्या है, लीकेज है। ये क्या है, लीकेज। यानी यह बन गया है तुम्हारा तिजोरी में जमा हो गया है। तो लीकेज क्या होता है, लीकेज ग्राहक 100 रुपये अपने जेब में रख लिया, तो वह क्या है, लीकेज हो गया। तो पिगी बैंक रहता है कि, हम तो नहीं ध्यान दिए, हम तो ऐसे ही, हम भी नहीं ध्यान दिए। अच्छा यही वाला देखिए पिगी बैंक, ये हम नहीं ध्यान दिए हैं। तो देखो ये तो पिगी बैंक का मतलब है ना कि तुम अपना जेब में रख रही हो, तो जेब में रख रही है तो ये तो बैंक के लिए लीकेज ना हो गया है। तो बैंक चाहती है क्या, ये भी तुम वापस से बैंक में जमा करो। अब बदले में तुम कौन सा लो, डिजिटल वाला लो। तो डिजिटल वाला में खाली तेरे अकाउंट में प्लस करेगा और माइनस करेगा, कुछ तो फर्क नहीं हो रहा है। लेकिन नगद तुम रखेगी तो बैंक को क्या होता है, फर्क होता है। हाँ। तो उससे क्या होगा, बैंक लोन बांटेगा। लोन बांट करके कर्ज पाने वाला व्यक्ति इससे क्या करता है, सामान खरीदता है। और जिसका सामान खरीद रहा है वह वापस से वह पैसा पाकर क्या करता है, बैंक में रखता है। यानी कि बिना नोट को छापे अर्थव्यवस्था में परचेजिंग पावर बढ़ता जाता है। कब, जब करेंसी बराबर क्या होता है, जीरो। जब करेंसी बराबर क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो जब करेंसी बराबर जीरो हो गया है, तो लोन से लोन कमा रहा है बैंक। जब लोन से लोन कमाता है उसे कहते हैं मनी क्रिएशन। ये क्या हो गया, मनी क्रिएशन, या इसी को कहेगा क्रेडिट क्रिएशन। क्या कहेगा, क्रेडिट क्रिएशन कहेगा इसी को भी। तो इसी से अर्थव्यवस्था का क्या होता है, असल विकास होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे एक गांव है, डिजिटलपुर नाम है। गांव का क्या नाम है, डिजिटलपुर। तो तुमको पूरा हम पीपीटी बनाए हैं इधर बच्चा के जैसा, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट रहे, मजा आया।
तो ये देखो भैया, गांव का नाम डिजिटलपुर की कहानी सुना रहे हैं। तो इसमें क्या था, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था डिजिटलपुर। इस गांव की एक खास बात थी। क्या खास बात थी? यहाँ किसी के पास भी जेब में ना तो कोई सिक्का था और न ही कोई कागजी नोट। यानी यहाँ करेंसी क्या थी? जीरो थी। तो आप सोचो कि लोग खरीदारी कैसे करते हैं, आओ देखें। तो ये रहा हमारा डिजिटलपुर का गांव। तो बैंक भी क्या नाम रहेगा? डिजिटलपुर बैंक। बैंक एकदम अच्छा है, साफ सुथरा है, देखो शीशा का दरवाजा लगाया है। अब कस्टमर आ रहा है तो मोबाइल से यूज कर रहा है। लेना देना, किराना वाला भी क्या लगा दिया है, मोबाइल का क्यूआर बार कोड लगा दिया है। तो यहाँ पे देखो, डिजिटल पेमेंट्स यहाँ स्वीकार किया जाता है, यानी कि यहाँ पूरी तरह से मुद्रा का चलन क्या है, डिजिटल रूप हो गया। किसी के पास ना तो सिक्का है ना तो नोट है, यानी करेंसी जीरो। तो करेंसी जीरो है, तो भाई ये लोग व्यापार कर कैसे रहा है? तो बैंक वाला भरोसा दिया है ना कि तुम गूगल पेमेंट से लो और दो। हम भरोसा देते हैं कि वो उसका कीमत है, पैसा है। तो कोई भी, अच्छा ठीक है, तो यहाँ ये तो हमारा इसका प्रयास क्या दिखा रहा है? इसका प्रयास ये दिखा रहा है कि सरकार चाह रही थी क्या, कि करेंसी हमारे जीरो करे तब ना ऐसा होगा। तो करेंसी जीरो करे तो देखो यहाँ पे, अब गांव के एक निवासी है, रामू के पास 100 रुपया था। उसने वे 100 रुपया गांव के इकलौता बैंक में जमा कर दिया। अब रामू को जेब खाली हो गई तो करेंसी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन उसके बैंक खाते में 100 रुपया दिख रहा है, डिपॉजिट। तो डिपॉजिट क्या है, डिजिटल वाला ना है, वो डिजिटल वाला हो गया। अब देखो वही चीज कहानी यहाँ है, कि आया 100 रुपया रामू, अब बैंक को दे दिया। तो बैंक वाला इसका पैसा ले रहा है और खाली कीबोर्ड से टाइप कर रहा है, ठक ठक ठक, और 100 रुपया वहां टाइप कर दिया, सोचो। और डिजिटल क्या होता है, टाइप किया हुआ ना मनी होता है। तो टाइप किया हुआ मनी दे दिया, खाली उसी भरोसे से ये कारोबार कर रहा है, असल पैसा तो बैंक के पास में है। अब इसके पास रामू की स्थिति क्या है? जेब में तो 0 रुपया हो गया, बैंक के खाते में कितना चला गया, 100 रुपया हो गया। अब देखो बैंक वाला बैलेंस शीट लिखेगा, तो लिखेगा कि देखो यहाँ प्रारंभिक जमा जो है, रामू अभी जमा किया कितना, 100 रुपया। और निकासी अभी कुछ नहीं किया है, निकासी कुछ नहीं किया, तो यहाँ शेष क्या रख रहा, 100। और जैसे ही रामू निकासी करेगा, वैसे ही सब खाता में क्या करेगा, माइनस कर देगा। अच्छा, सोचो मोबाइल का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बारकोड जब होता है ना, तो तुम सोचते हो हम निकाल रहे हैं, तुम निकालती नहीं है, तुम ट्रांसफर करती है। यानी अपना वाला माइनस करके किसी के खाता में क्या करती है, प्लस करती है। सोचो, तुम मोबाइल से कैश देती है क्या? नहीं। तुम मोबाइल से खाली सामने में रखी, मोबाइल टप दबाई, खाली पैसा ट्रांसफर हो रहा है। यानी तेरा वाला माइनस हो रहा है और कहीं जाके प्लस हो रहा है। तो भाई यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, बैंक को कोई फर्क पड़ेगा क्या? और तेरा असल नोट तो बैंक रखा है, यानी बैंक बिजनेस बढ़ाता जाएगा। हम और तुम खाली भरोसा, बैंक पे भरोसा करके अपना कारोबार करते रहेंगे, माइनस प्लस करके। तो असल फायदा करेंसी जीरो रखने का हम उठाते हैं कि बैंक उठाता है, बताओ? बैंक उठाता है। तो करेंसी देखो यहाँ जीरो हो गया, रामू के पास तो नकद नहीं है। अब यह सारा नकद बैंक ले लिया। अब बैंक तुमको डिजिटल वाला दे दिया है, यानी रामू के पास अब डिजिटल पैसा है। इसका असल फायदा तो बैंक ले लिया, सरकार लेती है। तो थोड़ा और इसको थोड़ा समझो बच्चा के जैसा। तो थोड़ा और कहानी लगा दे रहे हैं। ये सब प्रोजेक्टर में बहुत अच्छा दिखता है। अब देखो यहाँ, लेन देन का जादू। एक दिन रामू को श्याम से 100 रुपया का अनाज खरीदना था। क्योंकि रामू की जेब में नगद तो नहीं ना है, तो बैंक को एक संदेश भेजा। तो संदेश भेजा तो क्या संदेश भेजा, कि 100 रुपया आप उसके खाते में जमा कीजिए। हम लोग बारकोड जब स्कैन करते हैं तो वही ना संदेश भेजते हैं कि इस बार हम जमा कर दें। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये संदेश भेज रहा है कि मेरा वाला 100 काटो और उसका वाला 100 डाल दो। यानी कुछ नहीं, एक ही बाल्टी है, यहाँ का मग उठाया बाल्टी से और वापस बाल्टी में ही डाल दिया। बैंक का तो पैसा बचा का बचा रह गया। तो यहाँ ट्रांजेक्शन दिखा रहा है सफल, देखो इस तरह से एक तीर दिखा रहा है, यहाँ से माइनस हो रहा है, ऐसा खत्म क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और हम सोच रहे मेरा पैसा खत्म हो गया, अरे भाई बैंक का तो पैसा अजर अमर न हो गया। तो जस्ट लाइक कि आप मेरे को रियल कैश दे रहे हैं, आपको पेपर भी दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसका मान्यता हम देंगे, हाँ, ले जाओ। तो मेरे पास तो कैश जमा हो रहा है, कैश लेकिन मेरे पास से कैश जा नहीं। जा नहीं रहा। तो क्या हुआ, अब देखो रामू के खाता में जीरो हो गया, लेकिन उसका खाता में तो 100 बढ़ गया ना, बैंक का तो बराबर आ रहा है। यानी कि देखो बैंक वाला का अगर मुद्रा देखते हैं हम लोग, तो बैंक वाला का मुद्रा का इसका हिसाब किताब समझो, कि तेरे पास में मान लो कि यहाँ राम है ना, और यहाँ पे क्या है, श्याम है। राम के पास में भी 600 रुपया है और श्याम के पास में भी मान लो 200 रुपया है। अब श्याम, ये राम जो है ना, 100 रुपया का क्या लिया, गेहूं लिया।
तो बोले अब मेरा वाला माइनस करो। तो खाली माइनस नहीं करना है, यह बोलता है इसका वाला में डालो, हम लोग ऑर्डर देते हैं ना कि इसको पेमेंट करो। तो देखो अब फर्क क्या पड़ रहा है, 600 में 100 गया तो इसका खाता में कितना दिख रहा है, 500। ऐसा खाता में क्या दिख रहा है, 300। अगर दोनों का योगफल देखेंगे तो दोनों का योगफल क्या है, 800 है। और इसके पहले जब व्यापार नहीं हुआ था तो राम और श्याम का 600 200 का योगफल भी कितना था, 800। अब बताओ बैंक को कोई फर्क पड़ा क्या, कोई भी फर्क है यहाँ, फर्क यहाँ पर नहीं है। यानी बैंक का पैसा खत्म ही नहीं होगा कभी। अब बैंक उस पैसा से लगातार कल कारखाना फैक्ट्री बनाता रहेगा बनाता रहेगा। और वो पैसा से क्या होता है, देश का विकास होता है। तो देखो यहाँ पे पिक्चर में रामू का खाता 100, और रामू का खाता सब वापस कर दिया तो इधर तो जीरो हो गया। लेकिन भाई कहीं ना तो प्लस हो गया, श्याम का खाता में पहले कुछ नहीं था, तो श्याम खाता में 100 आ गया है। 100 आ गया यानी कि भौतिक नोट इधर से उधर नहीं गया है, फिर भी 100 का व्यापार हो गया, तो अर्थव्यवस्था तो चल रहा है। यही यही ना असल कहानी जो कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन अब हम लोग इसको समझ गए हैं क्या। अब देखो यहाँ, तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, तो यह कहानी हमें तीन मुख्य बात सिखाती है। क्या सिखाती है कि देखो सबसे पहले पैसा गायब होता है क्या, भले ही लोगों की जेब में नकद गायब है, लेकिन अर्थव्यवस्था में तेरा परचेसिंग पावर तो बना हुआ है। दूसरा, गणित के भाषा में देखो, मुद्रा की कुल आपूर्ति क्या है, बराबर ना है। तेरा भले 100 लिए तो किसी किसी का 100 डिपॉजिट भी तो कर रहे हैं। तो यानी कि मुद्रा की कुल आपूर्ति यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 का 100 ही हो रहा है। अच्छा तीसरा वाला हमारा क्या है, निष्कासन देखो। निष्कासन का मतलब है कि तेरे से जितना निकाल रहे हैं उतना ही किसी न किसी में तो डाल रहे हैं। यानी M1 हमारा कुल क्या है, बराबर न रह गया, अपरिवर्तित हो गया। इसलिए पैसा यहाँ गायब नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है, परचेजिंग पावर रहता है। तुम मान लो आज गरीब हो जाएगी, तो भले तुम गरीब हो गए, सोसाइटी तो अमीर ही रहेगा, तो तेरा ही पैसा कोई और ले लिया रहेगा। और जिस दिन तुम अमीर होगी यानी किसी का पैसा छीन करके तुम अभी परचेजिंग पावर कर रही, तो अमीर और गरीब कुछ नहीं होता, सिर्फ परचेजिंग पावर जिसका ज्यादा होता है वह अमीर होता है, और जिसका परचेजिंग पावर कम होता है वह गरीब होता है। तो शादी ब्याह के लिए दान दहेज का बात चलेगा तो बोल देना मेरा परचेजिंग पावर भी कम है, तो कम ही लीजिए। अच्छा तो इससे हम लोग को क्या फायदा हो रहा है, अब तो लास्ट ही होगा हमारा लगता है क्या। देखो यहाँ बैंक की अहमियत, बैंक की अहमियत में देखो यहाँ, जब पैसा जेब में नहीं होता है तो वह सारा पैसा बैंक के पास होता है। इससे बैंक को यह समझने में आसानी होती है कि वह उस पैसे से आगे कितने और लोगों को लोन दे सकता है और नई मुद्रा बना सकता है। पैसा जेब में नहीं है तो वह पैसा कहाँ गया, तिजोरी में भर के बैंक में चला गया। और जब बैंक में चला गया तो सबसे पहले बैंक को पूरी जानकारी, कौन आदमी कितना रुपया जमा किया है, सबका पैसा जमा लेके वहां डिजिटल वाला राशि भर दे रहा है। तो डिजिटल राशि जैसे ही भरेगा वैसे ही गांव वाला भी खुश रहेगा कि व्यापार तो उसका हो रहा है। लेकिन सारा पैसा तो बैंक को मालूम चल गया कि अब बैंक को है कितना। अब बैंक क्या करेगा, अब बैंक यहाँ से कारोबार करेगा, इसको भी लोन दिया, इसको भी लोन दिया, इसको भी लोन दिया, देख रही हो, हर एक कोई को लोन ही लोन बांटेगा, तेरे ही पैसा से बैंक अमीर बनेगा। यहाँ तक कि वापस तुम भी अगर लोन लेगी तो तुमको भी ज्यादा महंगा वाला में देगा। इसको भी लोन दिया, यानी कि जमा पैसों के आधार पर बैंक कई और लोगों को लोन देता है। इससे व्यापार बढ़ता है, आय बढ़ती है, और अर्थव्यवस्था क्या होता है, मजबूत होता है। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, जमा राशि अगर 100 रुपया है नगद जनता के पास, तो जनता सारा पैसा क्या की, बैंक को दे दी। बैंक इसको सारा 100 रुपया का लोन लगाया क्या, 20 रुपया रिजर्व के रूप में रख लेगा, और बाकी का 80 रुपया कहाँ बांट देगा, लोन में। और जिसको लोन में बांटेगा उससे भी तो ब्याज कमाएगा। और जैसे ही आदमी लोन लेगा वह वापस से अपना पैसा बैंक में रखेगा कि बाप रे 20 लाख का लोन उठाए हैं, चोरी हो जाएगा, लीजिए बैंक आप अभी इसको रखिए। जैसे ही बैंक में रखा फिर से उस पैसा का लोन बांट देगा बैंक। मैंने गजब, गजब तो अपना दिमाग लगाता है, और जनता इस चीज को कभी जान नहीं पाएगी। जनता खाली क्या करेगी, सैलरी मिलते ही बैंक में रख लेगी। कभी बैंक वाला को सारा सैलरी निकाल के देखो, बैंक वाला थोड़ा सा उदास हो जाएगा कि नगद क्यों निकाल रहे हैं, कैसी रख मत निकालिए।
और देखो जब वह लोन दूसरे को बांटेगा, देखो यहाँ लोन जब प्राप्त करता है तो लोन जो लेता है वह वापस से वह लोन का पैसा कहाँ रख देता है, बैंक को रखेगा। और वह जैसे ही पैसा बैंक को गया वापस से वह पैसा पे क्या करेगा, फिर से लोन बांटेगा। तो बैंक 1 रुपया को धीरे धीरे 500 रुपया बना देता है। उसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। पहले इसको देखो। तो बैंक को यह समझने में आसानी होती है कि उसके पास कितना पैसा है, और बैंक जान जाते हैं कि वह कितने लोगों को लोन दे सकता है। इस तरह से मनी या सप्लाई क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये हमारा शायद 53 पेज है ना, 2 पेज और बचा हुआ है। 2 पेज और बचा हुआ है। तो यहाँ देखो यहाँ। तो अब सरलता से अब हम लोग आ जाओ। सरलता का मतलब अगर लोग अपनी जेब में भी कुछ पैसे रखते हैं और कुछ पैसे बैंक में रखते हैं तो हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल ना हो जाएगा। तो इसीलिए बैंक क्या मान लेता है, जीरो। यानी तुम अपना जेब में कुछ भी पैसा नहीं रखी है। जीरो मतलब करेंसी ना जीरो है। हाँ, नहीं रखी है। तो जैसे नहीं रखी तो बैंक मान लेता है कि सारा पैसा मेरे पास है। और तब वह बैलेंस शीट बना लेता है। वो पता कर लेता है कि मेरे पास इतना अरब है, तो चलो हम इतना रुपया का मार्केट में अब लगाएंगे। और अगर ये तेरा जेब वाला पैसा हिसाब करेगा तो लोने नहीं बांट पाएगा वो हिसाबे करने में। सोचो ना, 140 करोड़ आदमी है, 140 करोड़ का कितना खाता चेक करेगा वो, घर घर जा करके। अगर लोग जेब में भी पैसा रखे और बैंक में भी रखते हैं तो हिसाब लगाना मुश्किल ना है। ये बोली हम तो 60 रुपया मेरे साड़ी में है, ये बोले मेरा जेब में है 40 रुपया, बैंक परेशान हो जाएगा। क्योंकि कुल पैसा व्यक्तिगत में रखेगा ना, कभी 40 जोड़ रहा है कभी 60 जोड़ रहा है, ऐसे में बैंक के पास कुल कितना पैसा है निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबके पैसे इधर उधर बटे हुए हैं। इसलिए बैंक मान लिया कि तेरे पास 40 रुपया भले तुम रखे हो, लेकिन हम इसको जीरो मान ले रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि तेरे पास कुछ भी नहीं, सारा पैसा मेरे पास आ गया। तो सारा पैसा आ गया यानी कि बैंक के पास में सारा पैसा मान लिया, तो 100 रुपया का हिसाब मिल गया इसको। जब 100 का मिल गया तो उसी 100 से क्या करेगा, वह लोन वोन बांटेगा। तो फायदा हो गया ना कि नगद और बैंक बैलेंस उलझन से बच जाता है, और अर्थव्यवस्था का सही विश्लेषण कर देता है, लोन वोन बांटता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जेब में नगद को जीरो मान लेना एक स्टैंडर्ड अजम्पशन है, यानी एक मानक है, जिससे बैंकिंग सिस्टम को समझना, विश्लेषण करना और आर्थिक फैसले लेना लेना बहुत ही आसान और सटीक हो जाता है। अब लास्ट स्लाइड बच गया है। तो लास्ट स्लाइड में नवीन नहीं आया है। पता नहीं है। देखो निष्कर्ष में, जैसे डिजिटल पूर्व में बिना नोटों के भी सारा काम चल रहा था, वैसे ही अर्थव्यवस्था में करेंसी बराबर जीरो मानकर हम यह समझते हैं कि बैंक किस तरह से अर्थव्यवस्था की रक्त वाहिनियों की तरह होता है। वह क्या करता है, सारा जैसे यहाँ दिल को देखो, ये जो हार्ट होता है ना, सारा खून तो यहाँ जमा ले लेता है ना। और जमा तेरा सारा भौतिक पैसा यहाँ जमा ले लिया। थोड़ा सा और बड़ा करना करेंगे थोड़ा सा इसको। देखो ये दिल दिख रहा है, यानी यही तेरा बैंक है। सारा पैसा बोला दिल में दो, यानी तो मेरा बैंक में दो। बैंक में दे दिया। अब यहाँ से सप्लाई कर रहा है, जिसको चाहिए इधर भेज दिया, कुछ इधर भेज दिया, कुछ इधर भेज दिया, कुछ इधर भेज दिया। लेकिन खून को सोचो, खून हमारे शरीर से बाहर जाता है क्या, लीकेज होता है क्या, नहीं नहीं लीकेज होता है। 7 लीटर अगर खून है तो 7 लीटर कहाँ जमा है, यहाँ जमा है। लेकिन कभी ये वाला खून क्या करेगा, वापस से बोलेगा नहीं हम वापस से इसको देंगे, तो दे दो। बोले तुम इसको दो तो इसको दो, तो होता क्या है, ये वाला वापस यहाँ जाता है और ये वाला वापस यहाँ आ रहा है। खाली सर्कुलेशन ना हो रहा है। तो सर्कुलेशन हो रहा है तो तेरा शरीर पूरा जिंदा है कि नहीं, 80 साल तक जिंदा है। और तुम काम भी कर रही है, देश का विकास भी कर रही है, घर जमीन जमा जायदाद बनाती कि नहीं बनाती है। कब बना रही है, जब तुम सारा खून यहाँ दिल में रखी है, तो दिल पंप करके इसको सर्कुलेट कर रहा है। वैसे यह बैंक हो गया। यह बैंक में जब तक तुम पैसा रखेगी, यह मनी सप्लाई करता रहेगा अर्थव्यवस्था में, बाजार को मनी को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। और जैसे जैसे सर्कुलेट होता जाएगा तुम्हारा शरीर अर्थव्यवस्था मजबूत बनता जाएगा। जिस दिन तुम यहाँ से पैसा निकाल ली, अपने घर में रख ली तिजोरी में, यानी तेरा ब्लड लीकेज हो गया, तो मर जाएगी अर्थव्यवस्था, तुम्हारा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो देखो ये वाला कितना सुंदर पिक्चर लगाया है। यह पिक्चर ऐसा लगाया कि जिंदगी भर तुमको अब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा कि हमेशा देश का विकास करना है
तो पैसा कहाँ होना चाहिए? बैंक में रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से तुमको समझा दी है। तो बैंक यानी दिल क्या होता है? व्यक्ति है, फर्म है, सरकारी संस्था है, वही। अच्छा ठीक है, इसको तो हम थोड़ा सा डिलीट करके, ये मेन चीज तो हमको समझाना था, समझा दिए है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। कहाँ गया डिलीट का ऑप्शन? ठीक है। तो डिजिटल पूर्ण होता क्या है कि पैसा सिर्फ अंक के रूप में खाते में एक दूसरे से घूमता रहता है। सर्कुलेट तो हो रहा है, लेकिन मेरा सारा काम न चल रहा है। और सारा काम चल रहा है यहाँ जो दिल के रूप में बैंक है, वह जहां जहां फैक्ट्री लगाना है वहां वहां लगाता रहता है। तो अब समझ में आया कि करेंसी बराबर जीरो से हमको फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही फायदा है जब हम लोग करेंसी को क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। तो अब हमारा आज का क्लास ये वाला खत्म हो गया। इसको जरूर से घर पे जाकर देखो, कॉपी में लिखना चालू करो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ना है ये अभी स्टार्टिंग है, अभी तो इकोनॉमिक्स से तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा।